लोग मेरा वीडियो देखकर तरह तरह के सवाल पूछते हैं। कुछ बड़े समझदारी वाले होते हैं और कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे बिल्कुल नौसिखिया होमवैद होता है। तो इसी तरह से एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है, सर एक चर्म रोग के मरीज को मैंने लेसीवियस विद इम्पोटेंसी के आधार पर चाइना दिया। वह 3 दिनों बाद आया तो मानसिक रूप से झुंझलाहट काफ़ी कम थी। उसको 1 हफ्ते की दवाई दी गई थी, परंतु मैंने 3 दिनों बाद ही वापस आकर बताने के लिए उसको बुलाया था। पर फिर 1 हफ्ते बाद वह उदासी में आया और एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि 2 दिन पहले मेरा 50,000 रुपया डूब गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस आदमी पर कैसे विश्वास कर लिया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह अपने आप को बार बार दोष दे रहा था। सर, क्या मुझे फिर से केस टेकिंग करनी चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? प्रणाम सर। मतलब यह है कि जो मरीज है वो जानता था कि जिस आदमी को उसने पैसा दिया है वो धोखेबाज है और उसका पैसा मर सकता है। उसने फिर भी वो पैसा उसको दे दिया और अब अपने आप को पछता रहा है कि मैंने उस पर क्यों विश्वास किया। अब इस केस में अगर हम देखें तो डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि भाई चाइना ही दवाई थी और चाइना से उसको बहुत आराम आया, झुंझलाहट काफ़ी कम थी। तो चाइना में झुंझलाहट कम होना, तंगी का भाव ज़्यादा होता है कि उसके हालात की वजह से, बीमारी की वजह से वो तंग हो रहा है। अब इन्होंने लेसीवियस विद इम्पोटेंसी रोगी की किस भावना को लिया ये तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि इन्होंने तो कहा मैंने ये लिया और चाइना दे दी। तो पर एक रूब्रिक के आधार पर किसी भी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन करना कोई भी समझदारी नहीं होता है। लेकिन बहुत बार कर तो सकते हैं कि अगर आप पूरी तरह से बहुत विस्तार से उस दवाई को गहनता में समझते हैं तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मैंने एक रूब्रिक पर प्रिस्क्रिप्शन किया है, परंतु वो दवाई की टोटल फील होती है जिस पे प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो वहाँ वो अच्छा काम करती है। पर इस मैसेज से ये समझ नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर को इतनी समझ है, क्योंकि लेसीवियस, अगर इस रूब्रिक को हम एनालाइज करें, लेसीवियस का मतलब होता है कि जिसको हम लंपट कहते हैं, यानी जो हर चीज़ को लालच की तरफ से देखता है कि मुझे ये मिल जाए और मैं इसका एंजॉय करूं, विद इम्पोटेंसी। लेकिन उसके पास वो क्षमता नहीं होती कि उस चीज़ का वो एंजॉयमेंट कर सके। तो अब जैसे समझिए कि अगर उसको खाने की लालसा है, बहुत ज़्यादा हो रही है, पर उसमें वो शक्ति नहीं है कि उसको खा सके, क्योंकि उसको दुनिया भर की बीमारियां हैं, तो उससे झुंझलाहट आती है। तो पर ये टोटल और रूब्रिक नहीं है। तो इसका मेरे को पहला तो इसमें लगता है कि उसकी दवाई का सिलेक्शन अच्छा नहीं था। अगर अच्छा होता तो 3 दिनों के बाद वो बिल्कुल फ्रेश होके आता। सिर्फ यहाँ पर मानसिक झुंझलाहट कम थी, इतना ही बताया इन्होंने। तो प्रिस्क्रिप्शन लगता है कि ये गलत है। अब उसने जब 1 हफ्ते के बाद आया और उसने बार बार कहा मेरा 50,000 डूब गया है, तो अब उसके पास एक ही बात उसके दिमाग में है कि उसका डूबा हुआ पैसा और अपने को पछताना, ये जबकि दोनों ही लक्षण चाइना के नहीं हैं। क्योंकि चाइना कभी भी अपने को दोष नहीं देता है, बल्कि वो आसपास के वातावरण को
और अपनी परेशानियों को दोष देता है कि ये क्यों, यानी वो बहुत ही ज़्यादा तंग महसूस कर रहा होता है कि सब लोग, हालात, उसकी बीमारी उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। परसिक्यूटेड फीलिंग होती है, टॉर्मेंटेड फीलिंग होती है कि टॉर्मेंट ही इज़ बीइंग टॉर्मेंटेड, सताया जा रहा है। तो ऐसा इसकी भावना से लग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले ही केस लिया था वो पूरा ठीक नहीं था, सिलेक्शन नहीं था। तो ऐसे केस में आपको दोबारा केस लेकर सही दवाई का चुनाव करना चाहिए। अगर उस अवस्था को नहीं ले सकते हैं तो जो आज वर्तमान में अवस्था है, जो अपने को दोष देने वाली, उसके आधार पर दवाई का सिलेक्शन इनको करना चाहिए। ये तो इसी केस के बारे में हुआ। लेकिन अगर हम जर्नल सभी डॉक्टरों को संबोधित करें तो बताएंगे कि अगर दवाई के बाद रोगी में एक फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही है, या जो उसके पुराने लक्षण जिन आधार पर दवाई दी गई थी, जो प्रेडोमिनेटेड थे, अगर वो नहीं हटे हैं या उनमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि या तो हमारी पोटेंसी गलत है या फिर दवाई का चुनाव ही गलत है। तो उस केस में एक बार तो पोटेंसी बढ़ा लें, 2 बार बढ़ा लें, और फिर भी अगर रोगी में एक फ्रेशनेस नहीं आती है, उसके मन से बोझा नहीं उतरता है, तो फिर निश्चित रूप से आप अपने केस को दोबारा समझने की कोशिश करें। इंतज़ार करना व्यर्थ होता है। जो भी उस वक्त दवाई आएगी वही उसकी क्यूरेटिव मेडिसिन होगी। अब सवाल उठता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई एंटीडोट नहीं किया, कम्प्लीमेंट्री नहीं दिया, तो जो पहले प्रिस्क्रिप्शन से जो कुछ भी असर आया है, अच्छा या बुरा, उसको कुछ लोग नई दवाई देकर एंटीडोट कराते हैं, कराने की कोशिश करते हैं, जबकि वो होती नहीं है। तो एक होम्योपैथी का प्रिंसिपल होता है सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर। यही एक सही प्रिंसिपल है, बाकी कोई प्रिंसिपल होम्योपैथी का ठीक है नहीं। तो जो वर्तमान सिम्टम के आधार पर दवाई चुना की जाएगी, उसको रोगी को देने पर जो पहले दवाई के असर हैं, चाहे एक प्रिस्क्रिप्शन का था या पहले हजारों प्रिस्क्रिप्शन दिए जा चुके हैं, एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के वगैरह वगैरह, तो उन सब का एंटीडोट आपका वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो इसलिए आपको एंटीडोट की, कम्प्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री की, फॉलोज वेल वगैरह वगैरह की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इनका जरा सा भी होम्योपैथी में उपयोग नहीं है। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है उन डॉक्टर्स के द्वारा जिन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं। एक ही प्रिंसिपल याद रखें कि जो वर्तमान अवस्था है रोगी की, मानसिक अवस्था है, उस अवस्था पर दवाई का चुनाव करें। उसमें चाहे पुस्तकों में कुछ भी लिखा हो कि ये इसको इनिमिकल होती है, पहले वाली दवाई से ये निमिकल है, इसको नहीं देना है, उसकी बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिमिलिमम होता है वो कभी भी इनिमिकल नहीं होता, वो हमेशा आपको क्योर करता है, आपके हार्मोनी को ऑर्गेनाइज करता है, वाइटल फोर्स को रीअरेंज करके उसको ठीक दिशा में ले जाता है और क्योरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इस व्यक्तिगत का प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है, और बाकी और जो लोग हैं उनके भी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धन्यवाद। पर फिर भी अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आए, डाउट रहे, तो दोबारा कमेंट करें, दोबारा मैं उसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अब इसी में दूसरा भी इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल है दूसरे दर्शक का। वो मैसेज कर रहे हैं, एक छपाकी मतलब अर्टिकेरिया के रोगी को मैंने सल्फर दिया,
वो सल्फर का ही रोगी था और अर्टिकेरिया ठीक हो गया। परंतु जब कभी भी वो चिकन खाता है तो अर्टिकेरिया लौट आता है, तो मैं फिर सल्फर दे देता हूं, तो फिर अर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। ऐसा ही होता ही रहता है। कृपया आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए कि क्या मेरा सल्फर का सिलेक्शन गलत हो सकता है या सल्फर के साथ किसी और दवाई देने की भी जरूरत है। कृपया पूरे परिदृश्य पर एक गहन व्याख्या दीजिए। अब इन डॉक्टर साहब ने तो पहले ही कह दिया कि मेरा सल्फर का सिलेक्शन, वो रोगी सल्फर का ही था। तो जब था तो फिर वो सही होना चाहिए ना। जब नहीं सही हुआ तो सल्फर का रोगी नहीं था, आपका सिलेक्शन गलत था। बहुत सीधी सी बात है। और अर्टिकेरिया कभी भी एक डोज से ठीक नहीं होता है। ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो सालों साल भी चल सकती है। और ये इसका ओरिजिन जो होता है, अगर आप अध्यात्म को देखें, जो असली वजह देखें, वो जिस चीज से उसको अर्टिकेरिया है, जिस चीज से एलर्जी है, वो चीज जब भी कांटेक्ट में आएगी उससे एलर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इस जन्म में, उसके पिछले जन्म में या उससे भी और कितने ही पिछले जन्मों में, किसी न किसी जन्म में उस पदार्थ के कारण उसको गंभीर नुकसान हुआ होगा। वो मेमोरी आपके जीन्स में और सूक्ष्म सिस्टम जो है कुंडली का, 3 नाड़ियां 7 चक्र, उसमें रिकॉर्ड रहता है। तो जब भी ऐसा पदार्थ उसके संपर्क में आएगा तो अर्टिकेरिया आ जाएगा। ये बॉडी की रिएक्शन होती है। तो इतने जन्मों के रिकॉर्ड को आप सल्फर या किसी भी होम्योपैथिक दवाई देके ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए एक तो आपको सीरीज ऑफ मेडिसिन देनी पड़ेगी। मतलब एक दवाई दी, एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद थोड़ा सुधरा, फिर दोबारा जब ज़रूरत पड़ी दवाई देने की तो आपने फिर दोबारा कोई नया सिमिलिमम चूज करके उसको दिया। तो इस तरह अनेकों दवाई देने के बाद धीरे धीरे करके उसके अंदर से ये अर्टिकेरिया की टेंडेंसी खत्म होती है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो होता है सहज योग। तो जब कुंडलनी जाग जाती है, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड कुंडलनी में होता है, जब कुंडलनी जाग जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर पर पता लगता है कि उसके अंदर कहाँ डिफेक्ट है जिसके कारण ये एलर्जीज आ रही हैं। तो उसमें हम फिर 5 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो अर्टिकेरिया के केस में हमको अग्नि तत्व का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये भूतकाल से आया है, पिछले जन्मों की मेमोरी से आया है। इसलिए अग्नि का, प्रकाश का इस्तेमाल कर इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाता है। तो ये सहयोग का है और यही सही इलाज भी है। वरना होम्योपैथी के द्वारा तो ये पूरी तरह से, या किसी भी पैथी के द्वारा पूरी तरह से ख़त्म होगा नहीं। अब जब इतनी गहन चीज़ों की मैं बात करता हूँ तो इसीलिए हर बार हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं सहयोग का जिक्र करता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो कभी भी आपके अंदर संतुलन आना संभव नहीं है। दुनिया की किसी भी दवाई से कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, केवल थोड़ी देर के लिए उसमें बदलाव आता है। अब सवाल उठता है कि ये साहब चिकन खाते क्यों हैं? ये तो मूर्खता का लक्षण है, सीधा साधा। जब आपको ये पता है कि चिकन खाने से मुझको अर्टिकेरिया हो रहा है, फिर भी आप चिकन खा रहे हैं, तो ये तो मूर्खता हुई। तो जो चीज़ आपको नुकसान करती है उससे तो बचना चाहिए, यही समझदारी होती है। तो ये इस मरीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली कह देना चाहिए कि आपको चिकन बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ऐसे ही बाकी दूसरे मरीज़ होते हैं, उनको कुछ और चीज़ें होती हैं जो सूट नहीं करती हैं।
जैसे कोई प्याज खाता है तो उसको परेशानी हो जाती है, कोई टमाटर खाता है तो परेशानी होती है, कोई कुछ दूध पी लेता है तो उसको दस्त लग जाते हैं। तो जिस चीज़ से आपका शरीर परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, उस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, तभी आपकी रिकवरी कुछ हद तक हो सकती है। तो इसी को हम परहेज़ कहते हैं। अदरवाइज तो होम्योपैथी की दवाई के साथ कोई परहेज़ नहीं होता, पर ये व्यक्तिगत रूप से परहेज़ है जो उसको करना है। तो अभी मैं समझता हूँ सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जब नहीं होगा तो दोबारा आप कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों के दोबारा और विस्तार से जवाब दूंगा। क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत लंबे वीडियो बनाते हो। इतने लंबे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लोगों के पास समय ही नहीं होता कि इतने लंबे वीडियो देखें। अगर उसके पास मेरे वीडियो देखने का समय नहीं है तो वो फिर कौन उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे वीडियो देखिए? मत देखिए। अगर आपको सीखना है तो फिर आपको ये वीडियो देखने के लिए समय निकालना ही होगा। ये वीडियो देख के आप मुझ पे नहीं एहसान कर रहे हैं, अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, इसको सीख कर। और जितने लंबे मैं वीडियो अब बना रहा हूँ वो मेरे हिसाब से बहुत 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 ही ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि जो कुछ मेरे दिमाग में होता है और जो मैं समाज को बताना चाहता हूँ उतने विस्तार से मैं बताता नहीं हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं ऐसी रिएक्शन ऑलरेडी देख रहा हूँ लोगों की कि उनसे यही मेरा जो कुछ बता रहा हूँ इतना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इतना ही उनके दिमाग में नहीं जा रहा। अगर मैं इन वीडियो में और विस्तार से चीज़ें बताने लग जाऊंगा तो बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाएगी, तो मेरे वीडियो का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात, साल 2 साल जो भी होगा, अगर मुझे लगेगा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो मेरी बात को समझ सकते हैं, तो फिर मैं बहुत लंबे और बहुत ही गहन विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। बहुत छोटे से पॉइंट को जो समझा जाता है कि भी बड़ा छोटा नेग्लिजिबल पॉइंट है, उस पर भी घंटों का वीडियो बनाया जा सकता है। वो छोटा नहीं होता, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा इसलिए आप उसको छोटा कह रहे हैं, वरना एक एक शब्द पे कई कई घंटे के वीडियो बन सकते हैं, उसको इतना विस्तार दिया जा सकता है। खैर, अभी आप इस वीडियो से सीखिए, उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो आप बैकग्राउंड में श्री माताजी निर्मला देवी का वीडियो देख रहे हैं, और भी बहुत सारे मेरे वीडियो में ऐसे ही वीडियोस हैं, तो ये मैं क्यों लगाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। श्री माताजी निर्मला देवी इस सृष्टि की रचयिता आदि शक्ति का संपूर्ण अवतरण है। अभी तक परमात्मा कभी भी संपूर्ण रूप में पृथ्वी पर नहीं आए थे, पहली बार आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आपको योग मिले, ईश्वर से आपका संबंध बने, तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कान मेरी तरफ रखें और नजरें श्री माता जी के ऊपर रखें, पूरा ध्यान श्री माता जी पे रहे, दोनों हाथ खोलकर बैठे श्री माता जी के फोटो की तरफ, और उनसे एक प्रार्थना करें कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मुझे योग दीजिए, मेरा ईश्वर से संबंध कराइए। और इस भावना से, इस प्रार्थना से आप बैठकर उनका वीडियो देखें। ये मेरा वीडियो या और भी यूट्यूब पे जो श्री माता जी के वीडियो हैं उनको देखें, तो माँ आपकी बात को सुनेंगी, आपकी इस प्रार्थना को सुना जाएगा और धीरे धीरे आपकी कुंडली शक्ति जाग जाएगी, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। ऐसा करना आपके अपने इंटरेस्ट में है। धन्यवाद।